जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हिंदी की जितनी क्लासें होती थी मुझे बेहद अच्छी लगती। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, महादेवी पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा की कविता हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ चले, पढ़कर हम विभोर हो उठते। अंग्रेजी की कविताओं के नाम से मुझे बुखार हो जाता। पहले तो अंग्रेजी के शब्द ही समझ नहीं आए, शब्दकोश उलटने में ही घंटों बीत जाए और उसके बाद किसी तरह शब्द समझ लें तो भाव को समझने में माथा पच्ची। सर लैंसलेट की घुड़सवारी तो समझ आती थी कि एक शूरवीर योद्धा बढ़ा चला जा रहा है कि गुंबद में कैद लेडी शार्लट कपड़े बुन रही है, पर देखने में लेडी शार्लट कैसी होगी मैं कल्पना करने लगी। क्या देवी दुर्गा की तरह? बचपन में मैंने जिन अंग्रेज महिलाओं को देखा था उनमें तो मुझे एक भी सुंदर नहीं लगी थी। ब्रिजिट बार्दो, सोफिया लॉरेन, कोई नहीं, निर्लज्ज कहीं की, होठ लाल किए रहती हैं। उन्हीं की तरह तो हमारे मोहल्ले वाली पैम क्रेन थी, ड्रिंकर्स में रोज शाम को नाचती हुई चा 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 चा। और फिर वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स की कविताओं में अब पता नहीं किन किन फूलों का वर्णन रहता। पीले डैफोडिल्स, बेला बहन जी से पूछा था, पर डैफोडिल्स तो यहाँ होते ही नहीं। उसके बदले निराला की चूड़ी की कली कितनी अपनी लगती थी। एक बार मैंने पूछ ही लिया था, क्यों नहीं हम डैफोडिल्स के बदले रजनीगंधा की कल्पना करें। बेला बहन जी नाराज हो गई थी, तो कब समझोगी वर्ड्सवर्थ के विदेशी मानस को? नहीं, कभी नहीं समझ पाई। आज भी मेरी दुनिया संतरे की भांति कई भागों में बटी हुई है। उन दिनों स्वाधीन भारत के स्वतंत्रता बोध से हम आकंठ डूबे हुए। शेक्सपियर नाटक और प्रसाद के नाटकों में मैं किसे श्रेष्ठ मानूं? वेस्टिडिमाना और तिश्यरक्षिता, वेस्टिडिमाना, मैं तो डेस्डेमोना जानती थी, वेस्टिडिमाना और तिश्यरक्षिता में कौन ज़्यादा सेक्सी थी? मैंने अपनी डायरी में लिखा था, जो श्रेष्ठ हो ज़रूरी नहीं कि हृदय के करीब हो। प्रसाद मेरे भारतीय हृदय के करीब है और इन बातों को बड़े फख्र से कॉलेज में मैंने अपने अंग्रेजी के प्राध्यापक तारक बाबू के सामने दोहराया। पर मेरे शिक्षक अंग्रेजियत के गुलाम थे। क्या प्रभा, शेक्सपियर की तुलना भी तुमने किससे की? प्रसाद से? रविंद्रनाथ से करती तब भी मैं कुछ विचार करता। समझी लड़की, थोड़ा और गहराई से सोचो। ये गुरु हैं जो कह रहे हैं मेरे शिक्षक अंग्रेजियत के गुलाम थे और ये कहते थे क्या प्रभाव, शेक्सपियर की तुलना की तो किससे की? जयशंकर प्रसाद से। वैसे प्रसाद मुझे भी बहुत पसंद है। रविंद्रनाथ से करती तो मैं कुछ सोचता, लेकिन रविंद्रनाथ की अलग हस्ती है, उनकी कविताओं की अलग खूबसूरती है। बांग्ला साहित्य की समृद्धि पर कोई सवालिया निशान नहीं। रवि बाबू कवि गुरु जिनको कहा गया। साथ में कितने लोग, विभूति नारायण, जिनकी विभूति नारायण या विभूति चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी वो किताब है आरण्यक, और सभी, लेकिन और शरद साहित्य। लेकिन प्रसाद अपनी जगह है। प्रसाद की कामायनी का अपना रुमान है। मैं भी हाई स्कूल में
प्रसाद को पढ़ के दीवानी हो गई थी। तुमुल कोलाहल कलह में मैं मलाई की बात रे मन। तो शिक्षक कह रहे हैं कि क्या प्रभा, तुमने तुलना की शेक्सपियर की तो प्रसाद से, रविंद्रनाथ से करती तो मैं कुछ समझता। थोड़ा और गहराई से सोचो। उस दिन मैं समझ नहीं पाई थी। फिर मैंने कहा, सर क्या प्रिय और श्रेष्ठ में फर्क नहीं होता? मैं हिंदी स्कूल से आई हूँ, मैंने प्रसाद को पढ़ा है, वे मुझे प्रिय हैं। इसीलिए तो तुम्हारे दिमाग में यह सब कूड़ा भरा है। भूल जाओ हिंदी साहित्य को, अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी। शेक्सपियर, महान शेक्सपियर को पढ़ो। मैं मन ही मन गुनगुना कर रह गई। लड़के लड़कियों का एक दल मुस्कुरा कर रह गए। मैंने अपनी डायरी में उससे लिखा, मेरा जन्म 1942 में हुआ, पराधीन भारत में। मुझे पढ़ाने वाले शिक्षक औपनिवेशिक पूर्वाग्रह का शिकार है। उनके दो चेहरे हैं। द्वैत में बटा हुआ इनका मानस है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। नवजागरण की पहल अंग्रेजी सरकार ने की थी। उसकी लहर बंगाल से उठी थी और अंग्रेजी से अच्छी तरह परिचित हो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर तारकनाथ ऑक्सफोर्ड के छात्र थे। पर उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुझे उबरना होगा। उसके विकल्प में मुझे मेरी भारतीय पहचान दिन पर दिन और स्थापित करनी होगी। गांधी जी को मालूम था कि असली दुश्मन कौन है। उनके स्वदेशी आंदोलन के सामने फिर से बारिश हो रही है दोस्तों, और घर के सामने पानी है। कोरोना की रात है, मेरी खांसी को माफ़ करेंगे। गांधी के स्वदेशी आंदोलन और उस वैसे आदर्शों के सामने कोई नहीं टिक पाता। पर आज तो मैं द्वैत में नहीं सोच रही। हम भारतीय हैं और वे पश्चिमी, ऐसा नहीं। मेरी अपनी पहचान पूरे भूमंडल पर चिन्नियों में बिखरी। किसी स्थायी केंद्र के अभाव में हम सब लोग समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं। आज बाटा का द बेस्ट इंडियन जूता के विज्ञापन की जगह प्लैनेट रिबॉक के गीत गाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाती है। विली वॉस्कोविच कहता है, एक दुनिया, एक कंपनी, हम कितने करीब हैं, कितने पास, पर क्या सच में हम एक हैं? 11 सितंबर को जो घटा वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय एकता का इम्तहान तो नहीं था। फिर गुजरात का भूकंप, गोधरा कांड, स्वामी नारायण मंदिर पर आतंकी हमला। खैर छोड़िए इन बातों पर वक्त जाया करके क्या होगा। हो सकता है एक नए तरह का भूमंडलीय आदमी जन्म ले जो सारी भिन्नताओं को स्वीकार कर सके, जिसके जीवन में विलयन हो, उलझन नहीं, जो श्री कृष्ण के विराटत्व के प्रतीक स्वरूप एक के साथ कई कई संस्कृतियों को समेटने का प्रयास करता। कल्याणी की बड़ी बहन ललिता की नातिनी के नामकरण उत्सव पर मैं निमंत्रित। उसका नाम रखा गया डोका। बड़ी वाली बहन का नाम था मीका। लल्ली, अरे इस बच्ची का नाम या क्या अजीबोगरीब रखा है, कुछ तो सोचा होता। मंतव्य दे बिना मैं न रह सकी। बात यह है कि मेरी बेटी जवाई नहीं चाहते कि जल्दी से कोई राष्ट्रीयता समझ पाए। हिंदू है या मुसलमान यह भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, और उसका व्यक्तित्व स्पंज की तरह सहज छिद्रों वाला होना चाहिए।
सभी तरह के प्रभावों को पचाने में, आत्मसात करने में सक्षम हो। हाँ, ठीक ही तो कह रही है रेणुका। जब इनका स्वर्गवास हो तब हो सकता है कि बेटी दक्षिणी ध्रुव के किसी कोने में रहती हो और हिंदुस्तान आने की वह ज़रूरत ही न समझे। लेकिन पंडितों द्वारा अंत्येष्टि क्रियाकलाप तो करना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी तो अपने कंप्यूटर पर वह सब कुछ देख सकेगी। पंडित के साथ मंत्रोच्चार करेगी और बस एक बटन दबाएगी। वैसे अस्थि का विसर्जन कहीं भी किसी भी नदी में किया जा सकता है। नदी नदी है, चाहे वह गंगा हो या मिसिसिपी। यह भूमंडलीय मानव शायद अपने जन्म स्थान पर कभी रहे ही नहीं। मिस्टर गुरुमूर्ति का कहना है कि उनके पास हवाई उड़ानों की इतनी अधिक माइलेज है कि रिटायर होने के बाद बिना पैसा खर्च किए घूम सकते हैं। वे चाहें तो हर शनिवार रविवार को चेन्नई जा सकते हैं। पुराने प्रश्नों के हमें उत्तर नहीं देने हैं, बल्कि ये तो नए नए प्रश्न उठ खड़े हुए हैं जिनका हमारे पास समाधान नहीं है। भूमंडलीय आदमी की कर्तव्य परायणता अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के प्रति कहाँ से पैदा हुई? क्या जन्म लेने से लगाव पैदा हो जाता है? क्या पासपोर्ट में भारतीय लिखा हो तो आप भारतीय हो गए? मिस्टर गुरुमूर्ति ने पूछा। एक देश काफी नहीं हमारी कंपनी के लिए, मिस्टर लिनपा ने मिनमिनाते हुए कहा। मेरे लिए भी एक देश कम पड़ता है। ये मेरे साथ मिस्टर गुरुमूर्ति ने कहा, और बड़ी सुंदर भाषा है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे एक कहानी है। हिंदी प्रेम के साथ साथ आज के समय और कॉस्मोपॉलिटन और भारतीयता के भी बदलते चेहरे पर बड़ी अच्छी टिप्पणी है। मेरे लिए भी एक देश कम पड़ता है, मिस्टर गुरुमूर्ति ने कहा। मिसेस लिनपा वापस अपनी खराब अंग्रेजी की चर्चा करने लगी। बाहर बिजली चमकती है, भीतर कुछ पौधता है। हाँ, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम जब चाहें अपना पुराना खींचुल उतार देख सकते हैं। चेहरा, इस चेहरे को भी आप बदल सकते हैं। पोशाक, चश्मा, मेकअप, बालों के स्टाइल और किसी भी स्थायी लगाव से, उस परंपरा से जो स्थायी घर, देशज, भाषा और संस्कृति सबसे परहेज रख सकते हैं। एक ऐसा उपन्यास लिखा जाना चाहिए जिसके पात्रों को नाइटमेयर ऑफ डिसओरिएंटेशन एंड डिसकनेक्शन। मैं ये डिसकनेक्ट और कनेक्ट में बहुत बोलती हूँ। फ्रेज बहुत आता है इतिहास में भी, अर्बन डिसकनेक्ट, तो इस तरह की बहुत। तो ये जो डिसकनेक्शन और डिसओरिएंटेशन है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। समाज में वे कहाँ, किस वर्ग, किस जाति के हैं, कोई नहीं बता सकते। स्वजन परिजनों की कोई स्मृति उनके पास न हो, किसी भी स्थानीय आदत को वह ना हो। बड़े खुले और आत्मीय स्तर पर मिसेस लिनपा मुझसे वापस अपनी खराब अंग्रेजी की चर्चा करते हैं। अंग्रेजी जो है ना, वो अंततः जिस तरह से लेखिका ने अपने हिंदी प्रेम का हवाला देते हुए और कामकाजी दुनिया में अपने पूरे कॉस्मोपॉलिटन वर्क प्रोफाइल है ना, कामकाजी जीवन का ब्यौरा देते हुए, जिसमें हो सकता है कि वो अंग्रेज़ी में महाभारत की कथा सुना रही हो किसी विदेशी को, अंग्रेज़ी में हवाई अड्डे पे बात कर रही हूँ भारतीयता के बारे में। तो इस सब का हवाला देते हुए, अपना हिंदी प्रेम बताते हुए, साहित्य पढ़ने की अपनी कथा सुनाते हुए अंग्रेज़ी को अंततः उन्होंने कहा कि
इस तरह से भाषा नहीं है कि जिसको हम पढ़ने के लिए चुनते हैं। यह आपस में बात करने की एक ज़रूरत है, एक साधन है, एक माध्यम है। दरअसल लैंग्वेज वही है दोस्तों, साइन लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज का हम कितना इस्तेमाल करते हैं जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ, और वाकई कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ भाषा की समस्या होती है और जोड़ने वाला पुल केवल एक अंग्रेज़ी होता है। हालांकि जो फ्रेंच स्पेनिश लोग हैं, जर्मन भी कुछ हद तक, वो इसका बहुत प्रतिरोध करेंगे। फ्रांस के लोग तो फ्रांस में ही, फ्रेंच में ही सब कुछ वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो बात करने के लिए अगर आप उनसे कहें कि मुझे तो बिल्कुल फ्रेंच नहीं आती, तो वो फिर आपसे अंग्रेज़ी में बात करें। लेकिन हम अगर अपनी ही भाषा पे केवल अड़े रहे तो कैसे बात होगी। तो कॉस्मोपॉलिटन समय का इसमें भूकंप का हल्का सा झटका आया है, लेकिन मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा भूकंप देखे। पहले मुझे इतना वो नहीं था, हल्का फुल्का झटका मैंने भी देखा था नोएडा में रहते हुए, सहारा में काम करते हुए। और चूँकि मेरे जो एक हस्बैंड थे वो जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होने से पहले, तो भूकंप की राजनीति में भी उनकी खासी दिलचस्पी थी। और मैंने जब नीची का भूकंप देखा, मतलब बाद देश निकाले के और बाद तमाम राजनीतियों के, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप करवाया जा रहा है। और इसी तरह की बातें बहुत सी दिमाग में आती हैं लगातार। फिजी के बाद चिली और फिर मतलब वो जापान में तो हद हो गई। खैर, भूकंप कोई बहुत प्लेजेंट वो नहीं है टॉपिक, लेकिन लोगों ने पढ़ा, लोगों ने लिखा, लोगों ने भूकंप पे किताबें लिखी हैं, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं। और एक कहानी मतलब भूकंप की त्रासदी को लेकर लिखी जा सकती है बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल ये कहानी जो है ये वही है कि भूकंप का भी, लेकिन इस कॉस्मोपॉलिटन समय में अलग अलग मतलब है। यही बात मैं उस वक्त क्लासरूम में बैठी तो सोच रही थी कि हेटी में जो भूकंप हुआ है वो अगर हिमालय की तराई में हुआ तो जहाँ नेपाल से 60 किलोमीटर दूर में रहती हूँ, यहाँ पर भी ज़रूर उसका असर होगा। और मैं इस बात को कनाडा में बैठे बैठे पता ही नहीं भूल सकती थी, अपने इस घर, इस कुर्सी, इस सोफे, इस कमरे, तस्वीरों, किसी चीज़ को। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रभा खेतान की भूकंप, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा है आपको भी अच्छी लगी। मैंने टुको में सुनाया है, जिसको जो अंश पसंद है वो सुने और आगे का अंश सुने, और मैं आपकी टिप्पणी का इंतज़ार करूँगी। आशा है कि मेरी टिप्पणियाँ आपको पसंद आई और पसंद आया मेरा पाठ। कुछ और बातें इस कहानी के बारे में, ये एक अद्भुत कॉस्मोपॉलिटन जीवन इसमें उभर के आया है। एक ऐसी सांस्कृतिक लड़की का जो कि अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, कभी नहीं उखड़ती, लेकिन अपनी शाखें फैलाने में हिचकती नहीं है ना। तो वो प्लेन में बैठा कोई अड़ियल आदमी हो या कोई टफ बिजनेस पार्टनर, इसमें एक आध फ्रेज है जो बहुत खूबसूरत है। मैंने देखा कि बड़े बड़े राजनेता मेरे घर की पतली गली से चले आ रहे, अर्थात युद्ध जो है वो इस तरह से आपके एयरवेव्स में, आपके सिग्नल्स में आपके पास आता है कि उसको बयान करना मुश्किल है। तो कॉस्मोपॉलिटन ज़िंदगी के फ़ायदे हैं, उनकी खूबसूरती है, उनकी चुनौतियाँ भी हैं, और बावजूद पूरी तरह कॉस्मोपॉलिटन और दुनिया भर का नागरिक हो जाने के, भूकंप जब होता है तो तीसरी दुनिया, विकासशील दुनिया के लोग अफेक्टेड होते। अभी हाल में पाकिस्तान में भूकंप हुआ और हद हो गई थी उससे। मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। एक मित्र ने मुझे, पाकिस्तानी बड़े कवि ने इंट्रोड्यूस किया था एक अंतर्राष्ट्रीय कविता के प्लेटफॉर्म पर, और उसी दिन ये हुआ। और बहुत मतलब उन्होंने ये कहा कि एंटायर विलेजेस वेंट डाउन, तो बहुत दुखद था। पूरे गांव जो है वो ज़मीन दोज हो गए और ज़मीन के भीतर चले गए, और बड़ी चिंता और बड़े उसकी बात होती है।
और ये लगातार एक खतरे की घंटी की तरह आपके सिर पे बजता है ना। तो वही बात है कि जिस वाक्य को मैंने इतना पसंद किया कि एक देश मेरे लिए काफ़ी है, उसके दो पहलू हैं, वो एक सिक्के की तरह है और उसके दो मतलब कि हम उन बच्चों की तरह नहीं हैं जो शायद विदेश में जन्मे और गोरे बच्चों के साथ किंडरगार्टन में गए और बिल्कुल वहीं का बर्गर खाकर बड़े हुए। हालांकि वो बच्चे भी अगर उनको पर्याप्त भारतीय संस्कार मिलता है घर में तो वो दो देश से जुड़ते हैं, कम से कम संस्कृति से तो ज़रूर। लेकिन दो देश तो शायद सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट का वैसा नहीं होता जैसा फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट का होता है। वो वहाँ पहुँच के भी कभी नहीं पूरी तरह से वहीं का होकर रह जाता, उसे अपनी जगह भी बुलाती ही है। वहाँ पर भी वहाँ उसका एक घर होता ही है जहाँ के फर्नीचर से लेके डोरबेल तक की उसे चिंता रहती है और अपने विदेशी घर की भी चिंता रहती है। तो वो उसकी बहुत बंटी हुई टुकड़े टुकड़े में ज़िंदगी होती है और इसलिए वो कह रहा है कि एक देश मेरे लिए पर्याप्त नहीं है और मेरी बिल्कुल यही स्थिति। फिलहाल मैं अपनी मातृभूमि में हूँ। आप कहिएगा कि क्या समस्या है, लेकिन मैं 14 लंबे साल विदेश में थी और बड़ी राजनीति करके मेरा सारा वीज़ा हड़पा गया। तो बहरहाल बात वही है दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन समय के चेहरे का अवलोकन, एक अद्भुत कहानी प्रभा खेतान जी की। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।